हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर ऋचा दुबे और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी क्लास ई साइंस कक्षा में। फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के पार्ट 1 से पार्ट 6 तक की थ्योरी हमने समझ ली है। अब हम आते हैं पार्ट 7 पे, जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks with correct words. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called crop. तो इसका सही आंसर है क्रॉप, मतलब फसल। वो एक तरीके के पौधे जो एक ही जगह पे बहुत बड़े पैमाने पे एक साथ उगाए जाते हैं, उनको हम फसल कहते हैं, यानी कि क्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो इसका सही आंसर है प्रिपरेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि जो सबसे पहला स्टेप है फसल को उगाने के लिए, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना, जिसमें हम मिट्टी को लूजनिंग करते हैं और टर्निंग करते हैं। मिट्टी को हल्का बनाते हैं, उसमें बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ते हैं और मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। उस प्रोसेस को हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोलते हैं और ये फसल को उगाने से पहले सबसे पहला स्टेप है। नेक्स्ट इज डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर। इसका सही आंसर है फ्लोट। फ्लोट मीन्स तैरना। तो इसमें यह कहा गया है कि जो बेकार बीजें हैं वह पानी के ऊपरी सतह पर तैरते हैं। वह क्यों तैरते हैं? क्योंकि जो डैमेज्ड सीड्स होते हैं, जो बेकार सीड्स हो गए होते हैं, ख़राब सीड्स होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब कि पोषक तत्व और जो भी सामग्रियाँ उनके अंदर होती हैं, वह ख़राब हो जाती हैं और इस कारण जो बीज होता है वो अंदर से खोखला हो जाता है। खोखला हो जाता है तो इस कारण वह बहुत हल्का हो जाता है अंदर से। इसलिए जब हम उसे पानी पे डालते हैं तो उसमें कोई भारीपन नहीं रहता और वह पानी में तैरती हैं। Next is, for growing a crop, sufficient sunlight and water and nutrients from the soil are essential. अच्छी फसल को उगाने के लिए, अच्छे पौधों को उगाने के लिए सबसे पहले हमको अच्छी धूप, पानी और पोषक तत्व जो कि हमें मिट्टी से मिलते हैं वह ज़रूरी है। तो इसका सही आंसर है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो हमें जब अगर अच्छी फसल चाहिए तो हमें उसके लिए धूप की बहुत अच्छी आवश्यकता, धूप बहुत अच्छी होनी चाहिए जो हमारे पौधों पे आ सके, और सही मात्रा में, सही अमाउंट में पानी, और साथ में न्यूट्रिएंट्स जो कि वो मिट्टी से लेते हैं हमारे पौधे, यह बहुत ज़रूरी है एक अच्छी फसल की उपज के लिए। Now, next question is question number 2. Match items in column A with those in column B. यहाँ पे मैंने आपके लिए कॉलम बी में सही आंसर लिखे हुए हैं। खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स का सही आंसर है पैडी एंड मेज। खरीफ क्रॉप्स मॉनसून क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में होती हैं, तो इसका सही आंसर है पैडी एंड मेज, यानी कि धान और मक्का। फिर आता है हमारा रबी क्रॉप्स। इसका सही आंसर है वीट, ग्राम, पिया। रबी क्रॉप्स हमारी विंटर सीजन की क्रॉप्स हैं और इसका सही आंसर है इस समय गेहूं, चना और मटर, ये सब उगते हैं। तो इसका सही आंसर है वीट, ग्राम, पी। फिर आता है हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं और यह है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, इसका सही आंसर है। और साथ ही इसमें हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि पोटैश है और कैल्शियम एंड नाइट्रोजन है, एनपीके है यानी कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो ये सब केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका सही आंसर है एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ऑर्गेनिक मैन्योर जो होते हैं वो बायोलॉजिकली तरीके से, प्राकृतिक रूप से बनते हैं, जो कि एनिमल के एक्सक्रीटा यानी कि उसका वेस्ट प्रोडक्ट जानवर का, काउ डंग यानी कि गोबर, यूरिन एंड प्लांट के जो भी वेस्ट होते हैं उससे ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हैं वीट, ग्राम, पिया, मस्टर्ड, लिनसीड। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स खरीफ और रबी क्रॉप के यहाँ पे दिए गए हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ मैंने आपको फुल समरी दी हुई है। तो अगर आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उतने नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पैराग्राफ हर पॉइंट पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी तैयार करना।
सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी और पहला स्टेप है क्रॉप को, फसल को बोने से पहले हमारे कृषि एरिया में, हमारे कृषि के क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, इसमें हम मिट्टी को लूज़ करते हैं और टर्न करते हैं। मतलब लूजनिंग एंड टर्निंग मतलब कि हम उसको ढीला करते हैं, हल्का करते हैं और ऊपर नीचे टर्न करते हैं मिट्टी को। उससे क्या होता है कि जो हमारे पौधों की जो जड़ें होंगी वो आसानी से गहराई तक मिट्टी में जा सकती हैं और वहाँ में वो अच्छे से ब्रीथ कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, और साथ ही जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी से अच्छे से ग्रहण कर सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब मिट्टी को हम लूज़ कर देंगे, मिट्टी अगर बहुत ही हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों में है, तो लूजनिंग करने से मिट्टी बहुत ही हल्की हो जाएगी और पाउडरिश फॉर्म में हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे जो भी हमारे माइक्रोब्स हैं और जो भी अर्थ वॉर्म्स हैं वो जो है अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और उसमें मिट्टी में ह्यूमस को ऐड कर पाएंगे, यानी कि खाद को ऐड कर पाएंगे। और दोस्तों हम जानते हैं जो अर्थ वॉर्म होते हैं वो फार्मर्स फ्रेंड होते हैं। इसी कारण वो फार्मर्स फ्रेंड होते हैं क्योंकि वह जो है किसान की मदद करते हैं खाद को बनाने में। तो जो भी खाद किसान ऊपर से देता है मैन्योर के फॉर्म में या फर्टिलाइज़र्स के फॉर्म में, वो तो वो देता ही है, लेकिन जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो नेचुरल खाद बना के पौधों को देते हैं, क्योंकि वह मिट्टी में खाद बनाते हैं, उस मिट्टी से जो भी पौधा होता है वो अपनी जड़ों से उस खाद को ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है। तीसरी चीज़ है कि जो भी मरे हुए पौधे हैं, मरे हुए जानवर हैं, वो जितने भी माइक्रोब्स हैं अंदर मिट्टी में, ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उन मरे हुए पौधों को, जानवरों को डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है कि जो भी उन पौधों में और मरे हुए जानवरों में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में जाके मिल जाते हैं। और फिर जब हम टर्निंग करते हैं, मतलब मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं, जुताई करते हैं, तो क्या होता है कि जो नीचे की मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, जो न्यूट्रिशन वाली मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है। और जब हम अपने पौधों की रोपाई करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उस ऊपरी सतह की मिट्टी से वो पौधे जड़ों के द्वारा उन न्यूट्रिएंट्स को, उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्व कर लेते हैं और इस कारण हमारे फसल की उपज अच्छी होती है। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का टॉपिक की समरी। फिर आता है हमारा बी पार्ट, सोइंग, यानी कि बोना। तो ये भी प्रिपरेशन ऑफ सॉयल के बाद का नेक्स्ट स्टेप है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें जो किसान होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि उसमें जो वो बीज को सेलेक्ट करता है और साथ ही जो बीजों को बोता है उसको वो बहुत ही ध्यान देता है इसमें, और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि किस तरीके से अच्छे बीजों का सिलेक्शन किया जाए, अच्छे बीजों का चयन किया जाए और उनको किस तरीके से बोया जाए। तो वह क्या करता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बीजों को सेलेक्ट करता है, उनका चयन करता है, जो कि कम समय में अच्छा प्रोडक्शन दें, अच्छी उपज दें और साथ ही जो भी बर्बादी हो उससे उसकी बचत हो। तो इसमें जो टूल्स हैं वो यूज़ होते हैं। पहला है ट्रेडिशनल टूल, जो कि परंपरागत टूल यूज़ होते हैं, सीड ड्रिल होती है और ब्रॉडकास्टर। ये सारे उपकरण, ये सारे टूल्स हम बीज बोने के समय यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं। और जो बीज बोने का तरीका है वह ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, सीड ड्रिल मेथड है और ट्रांसप्लांटेशन मेथड है। यह तीनों मेथड से बीजों को बोया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको इन उपकरण के बारे में और तरीक़ों के बारे में, जो भी सोइंग ऑफ सीड्स है उसको मैंने आपको वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहें तो आप वहाँ से भी जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, और अगर आपको बहुत डीपली पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आता है हमारा सी पार्ट, वीडिंग, यानी कि निराई गुड़ाई। तो वीडिंग द undesirable plants which grow naturally along with crops are known as weeds, and the process of removing weeds is known as weeding। मतलब कि जो भी अप्राकृतिक पौधे हैं, जो भी पौधे हमको नहीं चाहिए और वह नेचुरली प्राकृतिक रूप से फसलों के साथ उगाते हैं, उनको हम वीड्स कहते हैं, यानी कि खरपतवार कहते हैं। जो पौधे वह अपने आप ही उगाते हैं, जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उन पौधों को हम वीड्स कहते हैं, यानी कि खरपतवार कहते हैं। और इनको हटाने की विधि क्या कहलाती है, वीडिंग। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं। क्रैब ग्रास है, डेंडेलियन है, एमरैंथस है, चीनोपोडियम है, जियांट रैगवीड है। ये सब वीड्स हैं, यानी कि खरपतवार हैं, जो आमतौर पर फसलों के साथ उगाते हैं। तो ये जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, ये बहुत ही
मुश्किल पैदा करते हैं पौधों के लिए, क्योंकि ये उनके साथ कंपटीशन करते हैं, उनके साथ जो है ये धूप के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, पोषक तत्वों के लिए उनके साथ कंपटीशन करते हैं। तो और साथ में क्या होता है कि जब ये फसलों के साथ उगेंगे, हमारे पौधों के साथ उगेंगे, तो ये ज़्यादातर न्यूट्रिशन, पोषक तत्व ये भी ग्रहण कर लेंगे और ये बहुत तेज़ी से उगते भी हैं। तो इससे क्या होगा कि जो जगह है, जो हवा है, जो धूप है, जो पानी है, जो मिट्टी से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की तरीका है, वह सब या बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारी फसलों की जो उपज होती है, जो ग्रोथ होती है, जो पैदावार होती है, वो बहुत धीमी पड़ जाती है, हल्की हो जाती है या कम हो जाती है। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे पौधों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। अगर हमारे जानवर चर रहे होते हैं और अगर वह इसको खा लें, तो ये उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक पौधे होते हैं। और इनको दो तरीक़ों से हम इसको हटा सकते हैं। पहले तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि हमें इनको कब हटाना चाहिए। जब हमारे खरपतवार फूल उनमें उग आएँ, उससे पहले हम इनको हटा लेना चाहिए। और साथ ही जब हम पौधों की कटाई करते हैं, अपने फसलों की कटाई करते हैं, यानी कि हार्वेस्टिंग, फसल के कटाव जब होता है, कटाई होती है, तब इन दो मुख्य समय में हमें इन खरपतवार यानी कि वीड्स को हटा देना चाहिए। इनके जो मेथड्स हैं, जो हम निराई गुड़ाई करते हैं, इनको हटाने के तरीके, सबसे पहला तो है टिलिंग, मतलब कि, और प्लोइंग हम कह सकते हैं, मतलब कि जुताई जब होती है तब भी इनको हटाया जा सकता है। दूसरा है मैनुअल मेथड, जो कि हाथों द्वारा किया जाता है और वह भी उपकरणों की सहायता से, जैसे कि हमारी खुरपी हो गई, हमारे और भी चीज़ें हैं, तो ये सब हाथों से यानी कि मैनुअल मेथड से भी इनको हटाया जाता है। और तीसरा है केमिकल मेथड, तो रासायनिक पदार्थों का यूज़ करके, जो भी वीडीसाइड्स हैं जो खरपतवार को हटाते हैं, खरपतवार के नाशक हैं, उस वीडीसाइड्स को भी हम यूज़ करके वीडिंग कर सकते हैं और अपने वीड्स को हटा सकते हैं। फिर आता है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने फसल जो होती है, फसल जो हमारी उग के तैयार हो जाती है, उससे अनाज को अलग करने का तरीका, यानी कि भूसे में से अनाज को अलग करने का तरीका कहलाता है थ्रेशिंग प्रोसेस। और इसमें जो भी फसल तैयार होती है, जो भी अनाज की फसल होती है, मुख्य रूप से उनमें ही हम जो है थ्रेशिंग करते हैं, उनमें ही हम जो है अपने भूसे में से उन अनाजों को निकालते हैं। तो वो सीरियल क्रॉप्स जो हैं, जो अनाज के पौधे हैं, वो आमतौर पर होते हैं मक्का, मेज, पैडी यानी कि धान, जो बाद में हमें जिससे चावल मिलता है, राइस मिलता है, गेहूँ और बार्ली जैसे कि जौ। तो ये सब अनाज के फसल हैं। इनसे ये ज़्यादातर थ्रेशिंग के प्रोसेस से इनको हम जो हमारे अनाज होते हैं भूसे में से हम अलग करते हैं पीट पीट के, और भी कई उपकरणों के माध्यम से, और इस तरीके से हमको हमारा अनाज प्राप्त होता है। तो थ्रेशिंग जो है वह भी बहुत तरीक़ों से की जाती है। पहले तो हाथों से की जाती है, जिसमें हम फसलों को हाथों से पीटते हैं और उससे हम भूसे में से अनाज को अलग करते हैं। दूसरा है थ्रेशर मशीन होती है, जिससे हम थ्रेशिंग करते हैं। और तीसरा है कंबाइन मशीन, जो कि एक हार्वेस्टर और थ्रेशर का मिला जुला उपकरण है। तो इन दोनों को मिला के जो एक उपकरण तैयार किया गया है, उसे हम कंबाइन मशीन कहते हैं। तो थ्रेशर है, कंबाइन मशीन है, मैनुअली हमारे हाथों द्वारा भी थ्रेशिंग प्रोसेस की जाती है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमें ये समझना है कि जो उर्वरक हैं, मतलब हमारे फर्टिलाइजर्स, वो मैन्योर यानी कि खाद से किस तरीके से अलग हैं। तो हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहला है, जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह मैन मेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यह आदमियों के द्वारा तैयार किया जाता है और यह इनऑर्गेनिक है, मतलब इसमें जो है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस मिला के इसको बनाया जाता है, बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को मिला के इसको बनाया जाता है। जबकि मैन्योर जो हमारी खाद है वह नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब वो प्राकृतिक चीज़ है, जो कि गाय के गोबर और पेड़ों के जो बेकार पेड़ हैं, बेकार पौधे हैं, उसका डिकम्पोजिशन करके इसको हम मैन्योर को बनाते हैं। जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं, दूसरा पॉइंट देखिए, जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं वो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, क्योंकि यह रासायनिक पदार्थों से बनते हैं, तो यह इनऑर्गेनिक हैं, जो कि प्राकृतिक नहीं हैं, तो यह फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और जबकि जो मैन्योर है, इसको हम जो गोबर की खाद हम यूज़ कर रहे हैं
और बेकार पौधों को यूज़ कर रहे हैं अपने खाद को बनाने में, तो इनको हम खेतों में भी बना सकते हैं और घरों में भी बना सकते हैं। फिर आता है फर्टिलाइज़र। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जब हम उर्वरक का प्रयोग अपने खेतों में करते हैं तो यह कोई भी खाद नहीं बनाता है मिट्टी में। और जबकि हम मैन्योर की बात कर लें तो यह जो है इसमें बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि बहुत अच्छी खाद बनाते हैं मिट्टी में। फिर आता है हमारा फर्टिलाइज़र्स यानी उर्वरक। जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वह प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब पौधों के तत्वों में से भरे हुए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब इनमें बहुत अच्छी मात्रा में, हाई अमाउंट में मिलता है। जबकि मैन्योर में ये सब बहुत ही ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है, जो हमारे फर्टिलाइज़र्स का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो है यूरिया, पोटैश। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे एनपीके, मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जिसे हम बोलते हैं। कैन कैन जिसे हम कैल्शियम एंड नाइट्रोजन बोलते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल, ये सब उदाहरण फर्टिलाइज़र्स के हैं। और जबकि मैन्योर मैन्योर जो है हमको जानवरों के वेस्ट मटेरियल से मिलता है और पौधों के वेस्ट मटेरियल से मिलता है, सब्जियों के वेस्ट मटेरियल से मिलता है, जो भी छिलके होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हमें मैन्योर बनाने में सहायक होती है। तो ये थे हमारे फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के डिफरेंस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। मतलब कि सिंचाई क्या होती है और कोई ऐसे दो तरीके बताइए जो सिंचाई करने से जिससे पानी की बचत होती है, जो पानी को बचाता है। तो हम पहले आइए इरिगेशन को समझते हैं, सिंचाई क्या होती है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पानी बहुत ही ज़रूरी है फसल को उगाने के लिए, पौधे को उगाने के लिए और उसके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो सिंचाई, बीज बोने के बाद हम सिंचाई पे आते हैं, हम सिंचाई करते हैं क्योंकि पानी बहुत ही आवश्यक है, वरना हमारे जो पौधे हैं वो अच्छे से उग नहीं पाएंगे। तो सिंचाई क्या होती है कि फसलों को एक सही सही समय के अंतराल पर पानी देने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि इरिगेशन कहते हैं। और यह समय और फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, जो कि फसल, मिट्टी और मौसम के आधार पर निर्भर करते हैं। हम दो मेथड्स हैं हमारे सिंचाई के जो कि पानी की बचत करते हैं, आइए उनको जानते हैं। पहला है ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं जिसमें कि सही सही जगह पे, मतलब एक फिक्स जगह पे, दूरियों पे होल्स बने होते हैं, छेद बने होते हैं। और उन छेदों को, जहाँ हमने पौधे खेतों में उगाए हैं उनकी जड़ों के पास उन छेदों को लगा दिया जाता है, उनको उस तरीके से उनकी जगह को वहाँ पे सेट कर दिया जाता है। और फिर क्या होता है, जब उस मेन पाइपलाइन से, अंडरग्राउंड पाइप से पानी जाता है तो उन जो उसमें होल्स बने हैं, जो छेद बने हैं, उसके माध्यम से पानी ड्रॉप के थ्रू टपकता हुआ उन जड़ों में डायरेक्ट जाता है वो पानी। तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला तो ये है कि इससे जो मिट्टी में जो पानी जाता है वह ज़्यादा जल भराव नहीं होता है, मतलब फ्लडिंग नहीं आती, पानी ज़्यादा भरता नहीं है। जितना आवश्यक है उतना मिट्टी में पानी जाता है और जड़ें उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर लेती हैं। साथ ही यह भाप बनकर जो पानी उड़ जाता है जल्दी जल्दी, उससे भी बचत होती है क्योंकि लगातार ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, लगातार टपकता रहता है पानी। और साथ में ये पानी की जो हम लोग वेस्ट करते हैं, जो पानी को हम बर्बाद करते हैं, उससे भी बहुत बचत होती है। जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है उस जगहों पर अगर ये किया जाए तो इससे पानी की बहुत बचत होती है। और साथ ही क्या होता है कि जो पानी है वो सिर्फ जड़ों में जा रहा है हमारी फसल के, और इधर उधर कहीं जाता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि जो खरपतवार हैं, जो वीड्स हैं, उनकी भी ग्रोथ कम होती है, उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके जो उदाहरण हैं, जैसे हमारे गार्डन्स हैं, ग्रेप वाइन्स हैं, यानी कि जहाँ अंगूर उगाए जाते हैं, लेटस यानी कि जहाँ चौलाई है, बीन्स हैं हमारी सब्जियों में, कॉटन, फल, ऑलिव ट्रीज़ हैं, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस को किया जाता है। अब हम दूसरे सिस्टम पे आते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम।
यानी कि फव्वारे की तरह जो पानी जहाँ से निकलता है उसे स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा, तो हम उसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। इसमें मेन पाइपलाइन होती है और जो कि बहुत सारे परपेंडिकुलर मतलब सीधे खड़े पाइप से अटैच्ड होती है। और उसमें क्या होता है कि उन परपेंडिकुलर पाइप जो सीधी खड़ी पाइप्स होती हैं उसमें एक ऊपर नोजल लगा होता है, एक नोक लगी होती है जो कि रोटेटिंग होती है, जो कि लगातार घूमती रहती है। तो जब प्रेशर से पानी दिया जाता है तो वह मेन पाइपलाइन से जाती है और साथ ही उसी परपेंडिकुलर पाइप से प्रेशर के थ्रू ऊपर पानी जाता है और उसी नोजल्स जो लगी हुई हैं, जो वहाँ पे मेन निब लगी हुई है, जो पॉइंट है जिसमें जो वो घूम रहा है, उससे पानी फव्वारे की तरह यानी कि बारिश की तरह बौछार के साथ निकलता है। और इस तरीके से वह फसलों में बारिश की तरह पानी जाता है लगातार जब वो चलती रहती है। तो इसका उदाहरण है कि लॉन्स में जहाँ पे घास लगाई जाती है, बहुत अच्छे से लॉन्स होते हैं, फील्ड होते हैं, पार्क होते हैं, वहाँ पे भी हम स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन है, जहाँ पे कॉफ़ी के पौधे उगाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज पैमाने पे, लार्ज स्केल में, वहाँ पे भी स्प्रिंकलर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि जो हमारी एक ही फील्ड होती है, जो हमारी बड़ी सी फील्ड है, वह एक ही बार में वहाँ पे पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हर पौधों में इक्वल हो जाता है। उससे ये फ़ायदा होता है, मतलब कि जब वो बौछार के थ्रू निकलता है पानी, तो वह सारे पौधों में इक्वल तरीके से, एक जैसे तरीके से पानी हर पौधे में एक जितना पानी मिलता है। ऐसा नहीं कि कहीं पानी ज़्यादा मिलता है कहीं कम, क्योंकि वो घूमता रहता है नोज़ल, तो उससे जो पानी निकलता है वह सभी पौधों में समान रूप से मिलता जाता है और इससे फसल की उपज बढ़ती है और अच्छी होती जाती है। और साथ ही ये भी फ़ायदा है कि हर तरीके की मिट्टी के लिए में यूज़ किया जाता है, हर तरीके की मिट्टी में इस सिस्टम को उपयोग में लाया जा सकता है। तो यह इसके फ़ायदे हैं और यह इस तरीके से पानी की बचत करता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन 7 पे। इफ़ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो गेहूं है वह हमारा रबी क्रॉप है, तो अगर हम उसको खरीफ सीजन में बोएं, खरीफ मौसम में बोएं तो क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि जो हमारा गेहूं है वो जो है खरीफ सीज़न में अगर हम उसे बोएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो है, जो हमारी गेहूं की फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। क्यों बर्बाद हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पे उसको रबी क्रॉप जैसे, रबी सीज़न जैसे एक सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिलेगा उसे, पर्याप्त जो भी उसे जो है क्या जो हम कह सकते हैं कि तापमान चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वो उससे नहीं मिलेगा। और जो भी उसको अडेप्ट करने के जो भी इन्वायरमेंट, प्रकृति में जो भी उसे अडेप्ट करने के तरीके हैं, मतलब एडजस्ट करने के तरीके हैं, वो उससे नहीं हो पाएंगे। और साथ ही कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट वहाँ पे जो है आ जाएंगे। तो यही, इससे यही होगा कि जो भी हमारा गेहूं है वह खरीफ सीज़न में हम नहीं बो सकते हैं, क्योंकि खरीफ सीज़न हमारा रेनी सीज़न है, मॉनसून सीज़न है, जो कि जून से सितंबर तक होता है। और जो हमारा गेहूं है वह रबी क्रॉप है, वह रबी सीज़न में होता है, जो कि एक विंटर सीज़न है। तो जो विंटर सीज़न की अडेप्टेबिलिटी है, टेम्परेचर है, एडजस्टमेंट है, और जो वहाँ पे कीड़े मकोड़ों के पनपने का जो भी तरीका है, वह जो विंटर सीज़न में होता है वह रेनी सीज़न से भिन्न है, मतलब कि खरीफ सीज़न से भिन्न है। तो वीट जो है हमारी रबी क्रॉप है और वो विंटर सीज़न में ही एडजस्ट होती है, अडेप्ट करती है एनवायरनमेंट, तो वो विंटर सीज़न में ही उगेगी, ना कि खरीफ सीज़न में। फिर हमारा क्वेश्चन 8 आता है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अगर हम लगातार एक ही पौधे को बार बार लगाएं अपने फील्ड में तो उससे मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि जो मिट्टी होती है वह बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर होती है और हमारे फसलों के लिए उगने के लिए बहुत अच्छे से सहायक होती है। और जो मिट्टी होती है उससे हमारे क्रॉप को, हमारी फसल को एक अनुकूल तरीके का पोषक तत्व मिलते हैं। तो अगर हम लगातार एक ही पौधों को उगाते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो मिट्टी है वह जो है पोषक तत्वों में उसकी कमी हो जाएगी। और कौन से पोषक तत्वों की कमी हो जाएंगी? जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ऐसे पोषक तत्वों में कमी हो जाएगी। और जो है हमारे जो फसल का, हमारे पौधे का जो अच्छा पैदावार है, ग्रोथ है, वो रुक जाएगा, क्योंकि जो हमारी मिट्टी है वह पोषक तत्वों से में उसकी कमी हो जाएगी और साथ ही जो उसकी उर्वरा शक्ति है वो भी कम हो जाएगी, जो भी सॉइल फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए क्रॉप रोटेशन और मिक्स कल्टीवेशन किया जाता है, जिससे कि वहाँ पे अलग अलग तरीके के एक नाइट्रोजन यूजिंग
क्रॉप लगाई जाती है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप लगाई जाती है। तो उससे क्या होता है, अलग अलग पौधे अपने अलग अलग जो भी पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में उस मिट्टी में जाते हैं, और फिर क्या होता है कि मिट्टी में बहुत अलग अलग तरीके के पोषक तत्व आ जाते हैं, और जब भी उसमें कोई नया पौधा लगाया जाता है तो वह बहुत सारे पोषक तत्वों को वहाँ से ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए एक ही तरीके का क्रॉप, एक ही तरीके की फसल हमको मिट्टी में बार बार नहीं लगानी चाहिए। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? वीड्स मतलब कि खरपतवार, जो अनडिजायरेबल प्लांट से, जो अप्राकृतिक रूप से उगते हैं। वीड्स जो है उन वह क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो जो भी अप्राकृतिक तरीके के जो पौधे होते हैं जो हमारी फसलों के साथ उगाते हैं, जो कि समस्या पैदा करते हैं और जिन्हें खरपतवार भी कहा जाता है, वह वीड्स होते हैं। और इनको जो हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे वीडिंग कहा जाता है। और हमारे जो उदाहरण हैं वो हैं एमरैंथस, स्टीनोपोडियम, क्रैब ग्रास, डेंडेलियन, ये सब इसके उदाहरण हैं। हम इसको किस तरीके से हटा सकते हैं? तो सबसे पहले हमें जो है निराई गुड़ाई, वीडिंग को हम निराई गुड़ाई भी कहते हैं। निराई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वह जो हमारे वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो हमारी फसलों के साथ कंपटीशन करते हैं। उनको धूप के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए, जगह के लिए उनसे कंपटीशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो है हमारे पौधों की जो पैदावार होती है वह धीमी पड़ जाती है। दूसरा, यह पौधों के लिए और जानवरों के लिए, सबके लिए हानिकारक है। और तीसरा, जब भी हमारे फसल की कटाई होती है, मतलब कि हार्वेस्टिंग होती है, तो भी यह उसमें बहुत ही समस्या पैदा करते हैं। तो जब खरपतवार में, वीड्स में फ्लावरिंग हो, उससे पहले ही, जब भी फूल निकलने का समय हो, उससे पहले ही उनकी हमें उसको हटा देना चाहिए, हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए। जो हमारे किसान हैं वह बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है हमारे खरपतवार यानी कि वीड्स को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है टिलिंग यानी कि प्लोइंग, या हम कह सकते हैं जुताई की जो प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जो भी जो है सोइंग ऑफ सीड्स, मतलब बीज के बोने से पहले इसमें हम जो भी खरपतवार हैं उनको जड़ों से उखाड़ देते हैं या उनको मार देते हैं, और फिर क्या होता है, वह मिट्टी में दब जाते हैं मरे हुए, और फिर वो सूख के मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं। दूसरा हमारा आता है मैनुअल मेथड, जो कि हम हाथों द्वारा करते हैं। वो हम जो है हाथों से जो खरपतवार है उनको खींच सकते हैं अपने हाथों से, समय 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 के अंतराल पे। जब भी हमको लगे कि अब इसकी उपज ज़्यादा हो गई है वीड्स की, तो हम उसको हाथों से भी खींच के निकाल सकते हैं। या फिर हम हैरो है हमारा उपकरण, या जो है कन्नी, या जिसे हम ट्रॉवल भी बोलते हैं, खुरपी है, सीड ड्रिल है, तो इन सब से भी, इन उपकरणों का भी इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सकते हैं। तीसरा है केमिकल मेथड, मतलब कि रासायनिक तरीका। तो हम वीडीसाइड्स जो हमारा केमिकल है, हम उसको भी यूज़ करके, उसको स्प्रे करके इस तरीके के वीड्स को निकाल सकते हैं। हम एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 2,4-D, हमारा बहुत ही कॉमन वीडीसाइड है, जिसका फुल फॉर्म है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। मेटाक्लोर है, सियाजिन है, MCPA है, यानी कि 2-मिथाइल-4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोस्तों आप इनको नाम को अच्छे से याद कर लीजिएगा जो वीडीसाइड्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि 2,4-D का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, MCPA का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये सब जो है वीडीसाइड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, जो कि वीड्स को हटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी इनको हम स्प्रे करते हैं, हमारे किसान भाई जब इसको स्प्रे करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं, तो यह पौधों के लिए खतरनाक नहीं है, पौधों के लिए हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि ये उसी हिसाब से उसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो भी किसान इसको हैंडल कर रहा है, या जो भी किसान इसका छिड़काव कर रहा है, उसके लिए यह हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई किसान इसको फसलों में इसका छिड़काव करे, तो उसको मुंह पे रुमाल बांध लेना चाहिए, कपड़ा बांध लेना चाहिए, हाथों में ग्लव्स या दस्ताने पहन लेने चाहिए, और फिर इसका छिड़काव करना चाहिए सावधानी से। और साथ ही इसका छिड़काव जब हमारे वीड्स जो होते हैं वह फूल उसमें उगने लगें तब इसका छिड़काव करना चाहिए, और जब सीड जर्मिनेशन यानी कि जो हमारी बीज है उगते समय, तब इसका हमें छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में वीड्स ना उगें, खरपतवार ना उगें, और हमारे पौधों के ग्रोथ में, पैदावार में समस्या ना आए। हमारा आता है क्वेश्चन 10। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। दोस्तों यहाँ पे हमको
बुक में आपके ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमको एक अच्छे सही तरीके में इसको प्रॉपर ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, इसको लगाना है। तो यहाँ मैंने आपको सही आंसर दिया हुआ है। जो शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट है उसमें सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। फिर आता है प्लोइंग द फील्ड, मतलब खेत की जुताई करना। फिर आता है सोइंग, यानी कि बीज को बोना। फिर आता है मैन्योरिंग, मतलब खाद देना, उर्वरक का उपयोग करना मिट्टी में। फिर आता है इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई, पेड़ों में पौधों में हमारे फसल में पानी देना, खेत में पानी देना, सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है। फिर आता है हार्वेस्टिंग, मतलब इन सब तरीक़ों से करके जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तब हार्वेस्टिंग आता है, यानी कि फसल की कटाई का समय आता है। और फसल की कटाई के समय के बाद आता है सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, मतलब कटाई करके फिर हम उसको जो है अच्छे से स्टोर कर लेते हैं और फिर उसको अच्छे से उसके बंडल बना के हम उसको शुगर की फैक्ट्री में अपने गन्ने की फसल को, शुगर केन यानी कि गन्ने की फसल को भेजते हैं, जिससे कि बाद में उसका सही से यूज़ किया जा सके चीनी बनाने में। तो ये फ्लो चार्ट है शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन का, और ये इसके सही सही पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं। अब हम आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। आपके बुक में एक वर्ड पजल दी हुई है बॉक्सेस में, जिसको मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा दिया है कि जो डाउन में, जो ऊपर से नीचे में जो पॉइंट्स हैं उनके क्या आंसर्स हैं, और अक्रॉस जो कि आगे, जो पीछे से आगे के साइड जो आंसर हैं पॉइंट्स वाइज वो क्या हैं। तो डाउन में हम देखेंगे ऊपर से नीचे, यानी कि हम देखेंगे जो पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, ऐसा प्रक्रिया जो कि फसलों को पानी देती है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है? इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। तो इसका सही आंसर है इरिगेशन। दूसरा है कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, मतलब हमारी फसलों को बहुत लंबे समय के लिए इसको रखना। तो वो उसका सही आंसर है स्टोरेज, यानी कि भंडारण करना। तीसरा है हमारा नंबर 5, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब एक ही तरीके के पौधे जिनको हम बड़े पैमाने पे पैदा करते हैं तो उसको कहा जाता है क्रॉप, यानी कि फसल। अब हम आते हैं अक्रॉस, मतलब आगे से पीछे से आगे बढ़ना। तो अक्रॉस में हम देखेंगे नंबर 3 है अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, वो मशीन जो पकी हुई फसल को काटती है उसको हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। तो इसका सही आंसर है हार्वेस्टर। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो वो रबी क्रॉप जो एक दाल है तो वो है हमारा ग्राम, यानी कि चना। नंबर 6 है हमारा अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शेफ, मतलब वो प्रक्रिया जिसमें हम भूसे में से अपने अनाजों को निकालते हैं, तो इसका सही आंसर है विनोइंग। तो दोस्तों ये सब आपको एक एक अल्फ़ाबेट वहाँ पे दिया हुआ है जिससे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ सही सही आंसर दे दिए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर पार्ट कंप्लीट होता है चैप्टर 1 का, और इस तरीके से पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक आपका पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जो भी नए व्यूअर्स हैं, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिए। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे अपने फीडबैक्स दें, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और जो भी मेरे पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन इनबॉक्स में मेरे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।